नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे चीन पे, लेकिन एक थोड़ा अलहदा एंगल पे। और वो एंगल ये है कि इस समय देश भर में एक मानसिकता सी चल रही है कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए और उनके खिलाफ कई जगहों पे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप लोग होंगे तो बहुत जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि चीनी सामान ना खरीदा जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। हालांकि एक बड़ी डाइकॉटमी है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आर्थिक दंड देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है चाइना की, उसमें दो घटनाएं हैं जो मैं आपको बता दूं। एक ये खबर आई है कि BSNL और MTNL को 4G के लिए, यानी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो चीन से न लेने की बात कही गई है। और दूसरा, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसमें 471 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था चाइनीज कंपनी के पास सिग्नलिंग का, उसको रद्द कर दिया गया है। और ये भी खबर आई है कि रेलवे और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू करेगा और जहां उसको लगेगा वो कैंसिल हो सकते हैं। तो यानी सरकार के स्तर पे भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे टाइट करने का काम शुरू हो गया है। बातचीत आज इसी पे होगी कि ये अप्रोच कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना कारगर होगा और किस हद तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी का भारत में निवेश है उसको कैसे टैकल करेंगे। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हैं, इसके साथ ही अनिल शर्मा जी हैं, स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। और ये लोग कई बार इस तरीके की बात रखते रहे हैं कि स्वदेशी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, अंग्रेजी में उसको आप मेक इन इंडिया कहें तो बेहतर रिफ्लिकेट होता है। प्रवीण खंडेवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो CAIT रिटेलर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। अमित भंडारी हमारे साथ गेटवे हाउस के हैं, एक रिसर्च संस्था है जो तमाम इस तरीके के विषयों पर रिसर्च करते हैं और हमें ये जानकारी मिलती है उनसे कि इस समय ताज़ा स्थिति आंकड़ों के हिसाब से क्या है। और इसके साथ ही सिद्धार्थ जैन जी हैं जो एक पिंग पोंग ग्लोबल नाम की कंपनी है, ये भारतीय कंपनी नाम पे मत जाइएगा, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में है, चीन के साथ तगड़ा कारोबार है। तो उनसे भी समझेंगे कि इन सब मुहिम का क्या असर होगा। तनेजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो घटना हुई बॉर्डर पे, उसके बाद बहुत आवाज़ उठी, देश में मांग उठी कि चीन को सबक सिखाया जाए। तो मिलिट्री एक्शन उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक एक्शंस पे सरकार भी सामने फ्रंट फुट पे खेलती हुई दिख रही है। ये अप्रोच क्या है, जरा ये समझाइए, और किसको आप मानते हैं कि ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है? नहीं नीरज जी, जो उन्होंने हमारे सीमा के अंदर घुसे, उसके बाद जो सहमति हुई और उस सहमति के अंतर्गत उनको वापस जाना चाहिए था, वो वापस नहीं गए। जब ने हमारे फौजियों ने देखा कि भाई वो नहीं वापस गए हैं तो उस पर कार्रवाई करी गई, तो वहां तो कार्रवाई की जाएगी। भारत जो है वो चीन से किसी भी हालत में कम नहीं है, सैन्य रूप से या एयरफोर्स के हिसाब से आप देख लें या नेवी के हिसाब से। जहां तक मिलिट्री की बात है, फौज की बात है, ताकत की बात है, वो भारत बिल्कुल चीन के टक्कर का है और किसी से कम नहीं, बल्कि हमारी नेवी जो है वो चीन से बेहतर नेवी है। तो वो बात कहना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि खाली आर्थिक पे ही करा जाएगा। जो उन्होंने करा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो बिल्कुल किसी भारतीय को वो स्वीकार नहीं है, ना हमारी फौजों को स्वीकार है। तो जो उसमें जो फौजी कार्रवाई करने की जहां जहां आवश्यकता होगी, जैसे होगी, जब होगी, फौज अपना काम करेगी और उस बात की फौज को पूरी आजादी है। अब आर्थिक मुद्दे का जो आपने प्रश्न उठाया, आपने देखा कि भारत के अंदर आक्रोश है, जो चीन का रवैया रहा है, जो व्यवहार रहा है, जिस दरिंदगी से वो पेश आए हैं हमारे बहादुर सैनिकों के साथ, दरिंदगी, कोई सभ्य व्यक्ति या सभ्य सेना कभी ऐसा काम नहीं करता। कोई सैनिक विश्व में आज तक कभी उसने ऐसा नहीं किया जो उन्होंने किया है। तो देश के अंदर आक्रोश है, और देश के अंदर ये आक्रोश है कि ऐसा देश जो इस दरिंदगी से पेश आता है हमारे फौजियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ, उनकी बनी हुई चीजें हम नहीं लेना चाहते हैं। तो जो उनकी नाराजगी है, लोगों का आक्रोश है, वो समझ में आता है। और आपने देखा पूरे देश में हर तरीके से, जमीन पे भी, सोशल मीडिया में भी, बातचीत के अंदर भी लोगों का अपना आक्रोश निकल के आ रहा है। तो हम समझते हैं कि चीन को भी ये सुनाई दे रहा होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे इस समय जो जरूरी चीज ये है कि जो बातचीत वहां पे हुई है, जो हमारा वादा था, जो उन्होंने हमसे वादा किया था, एक प्रोटोकॉल होता है जो 30 साल से लगातार चल रहा है, उसके तहत उनको अब वापस जाना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं जाते हैं तो हमारी फौज तय करेगी कि उसका जवाब कैसे दिया जाए। फिलहाल ये बहुत अहम है। और जो लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जनता तय करती है। अगर जनता का ये आक्रोश है
वो आक्रोश उनका आपको सड़क पर दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, तो जनता तय करेगी, जो जनता कहेगी सरकार तो वही करेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल जो था सर, मैं उसको दोबारा एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूं। दो फैसले मेरे सामने हैं, एमटीएनएल बीएसएनएल का और रेलवे सिग्नलिंग का जो कानपुर सेक्शन में था उसको। क्या और भी इस तरीके के जितने सरकारी ठेके हैं वो रद्द किए जाएंगे? एक दिल्ली मेरठ का भी चल रहा है जो उसमें बनने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। तो सरकार किस हद तक जाएगी? जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सब रद्द करेगी? देखिए नीरज जी, एक बात तो तय है कि ये इस पर डिपेंड करेगा सारा कुछ का चीन का रवैया क्या रहता है। अगर चीन का रवैया जो है वो इस तरह का रहता है जो भारत की अप्रोच रही है, भारत सबसे संबंध रखना चाहता है, चीन से भी हम संबंध रखना चाहते थे और रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की जो रवैया रहा है और रवैये को हमको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूरी है कि जो लोग आज फोन कर रहे हैं, मुझे भी 2 लोगों ने जूम पे मुझसे बातचीत करी और अपना आक्रोश प्रकट किया, तो मैंने सबसे पहले उनको ये कहा, अब जूम तो चीनी है, आप चीनी प्लेटफॉर्म को यूज कर करके मेरे से ये बात करें, सबसे पहले जूम से हटिए, क्योंकि जूम तो चीनी है, उस पर तो भरोसा होता नहीं है। तो प्रश्न इस बात का होता है कि हमको सारे तरीके से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, जनता, लोकतंत्र में जनता तय करेगी, सरकार ने कुछ कदम उठाए। सर, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। आने वाले में आक्रोश आपको और दिखेगा, लेकिन हम चीन को ये आवश्यक है वो ये समझे कि जो चीन ने किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भारतीय को नहीं होगा और किसी हमारी सरकार को भी नहीं होगा। कन्हैया जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, पत्रकार के तौर पे, चुना हुआ एमएलए एमपी नहीं, पत्रकार के तौर पे मैं उनका प्रतिनिधि हूं। उसी लिहाज से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि किस हद तक हम जाएंगे सैंक्शंस पे, और भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे क्या? भाई सिंपल सवाल। नीरज जी, मैं इसका जवाब क्विकली आपको दे दूं। हाँ। देखिए ये क्या है कि सब चीज जो है उसको देखा जा रहा है, पूरे माहौल को देखा जा रहा है, व्यवहार को देखा जा रहा है, और समय के साथ चीन का जो जवाब क्या होता है, किस हिसाब से चीन के अंदर वो होता है, उसको लेकर के सरकार। लेकिन जो फैसले आज किए गए, जिनकी चर्चा आपने करी, इसका संदेश आपको भी समझ में आ गया है, देश की जनता को, चीन को भी समझ में आ रहा है। आप इंतजार करिए आगे। ठीक है, अब दोबारा जब आपके पास आऊंगे तो और सवाल लेंगे। अनिल शर्मा जी, आपके पास आते हैं। स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से ये आवाज़ उठाता रहा, दशकों से, कि हमें भारत की जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अब 2 कदम दिए गए हैं, अब वो ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ये हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो जो हो रहा है इस समय, आपको लगता है सही दिशा में जा रहे हैं हम कर पाएंगे क्या प्रैक्टिकली? क्योंकि मैं कुछ आंकड़े आपको रख दूं, बाकी फिर जब मैं गेटवे हाउस वाले सर के पास जाऊंगा तो वो बताएंगे। हमारे पास जो 30 बड़े यूनिकॉर्न्स जिनको हम कहते हैं, उसमें से 18 में चीनी निवेश है और करीब करीब $4 बिलियन का। तो जितने आप नाम सोच सकते हैं, वो पेटीएम हो, स्विगी हो, या कोई भी आप उबर, ओला, कुछ भी सोचिए आप, उसमें उनके बड़े निवेश है और तभी वो यूनिकॉर्न बन पाए। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग सेक्टर्स में, अभी धीरे धीरे डिटेल करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रैक्टिकली कि जो लोगों की आवाज़ है, लोग चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, तरीका क्या होगा? ये जो अप्रोच अपनाया गया, ये सही है? देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये चाइनीज कंपनियां क्या हैं, इनकी ओनरशिप किसके पास है। अगर आप देखें तो ये इनकी सबकी ओनरशिप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, और ये सारी कंपनियां उनकी इकोनॉमिक आर्म की तरह ही काम करती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे ये कंपनियां फलेंगे फूलेंगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास उतना ही धन आएगा। और जो अभी आपने बात की कि उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, अगर हम इसको ठीक से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हम चाइनीज कंपनीज को मुनाफा देकर उनको हम और उनकी मिलिट्री को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक बड़ा अच्छा वाक्य सोनम वांगचुक जी ने कहा कि हमारी मिलिट्री तो उनके साथ बुलेट से लड़ रही है और हमारी बाकी जनता को वॉलेट के साथ लड़ना है। और ये वॉलेट है जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम स्वदेशी जागरण मंच में बहुत सालों से इसकी बात कर रहे हैं और उसका असर भी हुआ है। आपको याद हो, करीब 2 साल पहले जब एक बहुत बड़ा 1 साल भर का आंदोलन स्वदेशी जागरण मंच ने चला, और के बाद जो ट्रेड डेफिसिट जो चाइनीज के साथ है, उसमें बहुत विजिबल लगभग $2 ट्रिलियन की उसमें कमी दिखाई दी। ये एक बहुत सिंपली कहता हूं कि वो एक सिंथेसिस थी। उसमें लोगों को जब ये बताया गया कि किस तरह से, देखिए 2 नुकसान होते हैं
चाइनीज माल को लेने से। एक तो मैंने आपको जो अभी बताया कि हम उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री के हाथ मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे अपने देश में हमारे जितना भी रोजगार है, अनिल जी, एम्प्लॉयमेंट है, ये हमें पता है जी। अनिल जी, ये हमें पता है, मैं तो तरीका पूछ रहा हूं, क्योंकि मेक इन इंडिया में ये नहीं था। मेक इन इंडिया में कोई भी आके भारत में आके अपना सामान बनाए, इसको हम हब बनाना चाहते थे। नहीं, हब देखिए ऐसा है, जितनी बुरी तरह से चाइनीज कंपनियों का यहाँ पैठ आ चुकी है, जैसे कि आपने देखा एक अच्छी कंपनियों में भी, और आपने यूनिकॉर्न की बात की, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो आगे की पौध है वो भी चाइनीज के हाथ में है इस वक्त, तो हमें उसको तो बचाना ही होगा ना। इसीलिए देखिए अभी आप जो जैसे ही कोरोना वायरस के इमीडिएटली बाद जब स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत जोर से इस बात को उठाया कि अब वैल्यूएशन इतनी कम है, हो सकता है इस कंपनीज यहाँ बहुत मेजर टेक ओवर्स करें, तो सरकार ने एक और बहुत अच्छा कदम उठाया, जो एफडीआई के रेगुलेशंस में उन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो गवर्नमेंट रूट से आएगी, भले ही उसमें आज 100% एफडीआई अलाउड है, पर चाइना से अगर वो एफडीआई आएगी तो गवर्नमेंट रूट से आएगी। तो ये भी एक बहुत एक इसी तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इस तरफ उठाया गया। आपने एक बात की थी जब तनेजा जी से जब आप बात कर रहे थे कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में जो एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो भी आज की तारीख में कैंसिल हो गया होता। एक तो अभी सिर्फ उसमें एक प्रोसेस, तो उसमें सिर्फ अभी L1 आइडेंटिफाई करने की हुई है। दूसरा उसमें क्या है कि वो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक के की सहायता के तहत वो कार्यक्रम है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ADB बैंक है उसकी भी कंसेंट इसमें जरूरी होगी। और अभी आप निश्चिंत रहिए अनिल जी, ऐसे इफ बट तो फिर बहुत जगह लगेंगे सर, ऐसे इफ बट्स बहुत जगह लगेंगे। सॉवरेन गवर्नमेंट है, रद्द कर दे, L1 ही तो हुआ था, उसके बाद वाले जो है उसको दे दे, LNT को दे दे, सेकंड हाईएस्ट बिडर को, उसमें क्या दिक्कत है? तो अभी क्यों आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा? नहीं, मुझे तो लगता है होना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, इसी समय मेरे शो के दौरान ही ऐलान हो जाना चाहिए। मैं तो ये लगता है, मैं तो इस पक्ष में हो जाए। मैंने आपको कारण बताया, वरना इंडियन रेलवे, BSNL भी और MTNL की जो आपने बात की, हाँ। ZTE को किस तरह से उन्होंने हटाया क्विकली। सर देखिए, ऐसा वहां संभव नहीं है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वॉल्व है। सर वही मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे इफ बट्स तो आपको WTO की तरफ से भी बहुत सारे आएंगे। इस चर्चा को जब आगे खोलेंगे तो इस पर पूछेंगे, लेकिन मैं अब चलना चाहता हूं अमित जी के पास। अमित भंडारी जी गेटवे रिसर्च के। अमित जी, आंकड़ों में आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझसे ज़्यादा आंकड़े जानते हैं। आप बताइए कि ये जो परिस्थिति हमने बनी है इस समय, देश की जो दलित जनता है ये चाहती है, और ये सही भी है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब मैं तो जब आप रिसर्च कर रहा था इस शो के लिए तो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। 74% मार्केट शेयर स्मार्टफोन का उनके पास है। आज ही एक फ़ोन मिनटों सेकंडों में बिक गया है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये तरीका सही है या कोई और तरीका सही है? सरकार और जनता दोनों मिलकर उसको करें। जरा आप थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यापार है ये काफी ज्यादा है, ये आपने बात सही कही है, और एक ही झटके में शायद इस सबको रोकना संभव नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जो हम तुरंत रोक सकते हैं, एक ऐसा क्या है जिससे हमारा नुकसान कम हो और सामने वाले का नुकसान थोड़ा ज्यादा हो। दो, अगर हम ये दो चीजें ध्यान में रख के चलें तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं। तो एक तो जो अभी प्रेस नोट 3 आया था अप्रैल में इस साल, उससे एक कदम हमने पहले ही उठा लिया है। अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो विश्व की जो सबसे कीमती कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सब फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, ये सब ऑनलाइन इंटरनेट वाली कंपनियां हैं। अगर हम अलीबाबा, टेंसेंट जैसी चाइनीज कंपनीज को इंडिया में निवेश नहीं करने देते हैं तो वो इंटरनेट के एक बहुत बड़े मार्केट से बाहर लॉक हो जाएंगे और इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो एक तो अगर हम ऐसा करें तो हम चाइना की सबसे कीमती कंपनियों को कुछ चोट पहुंचा सकते हैं, कुछ मार्केट से उनको लॉकआउट कर सकते हैं। दूसरा एक क्षेत्र और है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफी बात करी जा रही है, कुछ भारत में भी लोगों ने कहा है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। यहां पर मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक कुछ कच्चे पदार्थ लगते हैं, रॉ मटेरियल लगते हैं,
जिनको रेयर अर्थ मिनरल कहा जाता है, और रेयर अर्थ मिनरल्स की 70% सप्लाई विश्व की चाइना से आती है। तो अगर हम अपने ऑटो इंडस्ट्री को ऐसे छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे तो चाइना पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा एरिया है जो हमें, जहां पे हमें जाने से पहले सोचना चाहिए, शायद रुकना चाहिए। ये आपने सही पॉइंट रखा कि जो रेयर अर्थ है, सर मुझे लगता है 70 से भी ज़्यादा, मैंने पढ़ा था, मैं गलत हूँ, 90% तक वो चाइना के पास है, बहुत थोड़ा सा कुछ छोटी अफ्रीकी कंट्रीज़ के पास है। इस वजह से अमेरिका ही बहुत परेशान था रेयर अर्थ को लेकर के कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अब पहुँचते हैं सीधे प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण खंडेलवाल जी, पहला सबसे ज़्यादा असर आपके सामने विजिबल होगा, क्योंकि जो मुहिम है लोगों की कि सामान नहीं खरीदना मुझे चाइनीज़, ये आप लोगों के ऊपर सीधे इंटरेक्शन में आएगा। समर्थन में हैं आप लोग इसके, और कितना असर होगा? देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन लॉन्च किया था पूरे देश के अंदर, और हमने बहुत सोच समझ करके इस कैंपेन को लॉन्च किया है। हम पिछले 4 साल से लगातार बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन चलाते आ रहे हैं, जिसका असर ये हुआ कि 2018 में चाइना का जो एक्सपोर्ट था इंडिया में वो $76 बिलियन था, जो आज घट करके $70 बिलियन रह गया, यानी कि 2 साल में $6 बिलियन हम लोगों ने पूरे देश ने कम किया है। अब हमने क्या किया है कि पहले हमने ये सोचा है कि चाइना से इंपोर्ट क्या होता है। चाइना से फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, स्पेयर पार्ट इंपोर्ट होते हैं, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं। अभी मैं बाकी के 3 आइटमों पर नहीं जाऊंगा। हमने फोकस रखा है फिनिश्ड प्रोडक्ट पर, और फिनिश्ड प्रोडक्ट की 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट हमने अभी 4 दिन पहले जारी की है, और वो 3000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, जो हमारी भारतीय कंपनियां जिनको बनाती हैं। एक भी प्रोडक्ट उसमें ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर ना बनता हो। अब हमें करना क्या है? हमें व्यापारियों को और देशवासियों को इस बात के लिए जागृत करना है कि वो लोकल पर वोकल हो, और चाइना पर इंपोर्ट ना, चाइना का सामान ना खरीद के वो हिंदुस्तान का सामान खरीदे। अब इसमें 2 बातें सामने आती हैं। चाइना ने सन 2000 से लेकर के देश में एक बहुत गलत नैरेटिव बिल्ड किया। वो ये किया कि चाइनीज आइटम सस्ते होते हैं, इसलिए लोगों को उसको लेना चाहिए। हमारे लोगों ने, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम लोगों ने धड़ाधड़ चाइना के उत्पाद लेने शुरू किए, जिसका अर्थ यह हुआ कि 2001 में जिस चाइना का $2 बिलियन का एक्सपोर्ट था, वो आज $70 बिलियन हो गया, यानी कि 3500% की इंक्रीज हो गई। इसका मतलब साफ है कि चाइना हमारे घर में, हमारी रसोई में, हमारे बाथरूम में, चाइना हर जगह घुस गया है। हमें वो चाइना को निकालना है। उसके लिए जो 3000 प्रोडक्ट है, उसके लिए जो 3000 प्रोडक्ट है, देखिए, हमें कस्टमर को ये बताना है कि चाइना सस्ता क्यों है। चाइना जो माल हिंदुस्तान में भेज रहा है, वो सामान सारा यूज एंड थ्रो वाला सामान है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। खंडेलवाल जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आप एक उदाहरण से बताइए कि ये वाला ब्रीफकेस आप मत लीजिए, क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट होके आया है, ये भारत में बना, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। जरा बताइए कुछ ऐसे उदाहरण जिससे लोगों को समझ में आए। जैसे मैं एक लेदर बैग की बात करता हूँ। एक लेदर बैग आता है चाइना से, वो हमारे किसी व्यापारी से आपने खरीदा, हमारा व्यापारी अपनी दुकान पर आपको ये कहेगा कि जो देखना है यहाँ पर देख ले। अगर मेरी दुकान से बाहर चला गया तो इसकी कोई गारंटी मेरी नहीं है। ये पूरे देश के अंदर यही है। कंज्यूमर के तौर पर आपने उसको खरीद लिया, आप बारिश में उसको लेकर के गए, बारिश का पानी उस पर आ गया, उस लेदर के चिथड़े उड़ गए। फिर आप आए हमारे व्यापारी के पास, आपने उससे कहा कि भाई ये सामान तुम्हारा खराब निकलेगा, वापस ले लो। वो व्यापारी कहता है मैंने देते हुए आपको कहा था इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए हमारी हिंदुस्तान की कंपनी और मेरा व्यापारी आपको दे रहा है, तो वो हिंदुस्तान के हर प्रोडक्ट के साथ गारंटी मिलती है। उस गारंटी के पीरियड में आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं। चलिए, रिप्लेस अगर आपकी वो गारंटी पीरियड भी निकल गया तो खंडेलवाल जी, सर्विस दिक्कत यहीं पे है। दिक्कत है, एक मिनट मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा।
हमारे भारतीय उत्पाद की कंपनी यहाँ मौजूद है, उसका सर्विस सेंटर यहाँ मौजूद है, उसके मैकेनिक यहाँ मौजूद है, उसके स्पेयर पार्ट यहाँ मौजूद है। आपका पूरा पैसा नहीं लगेगा। खंडेलवाल जी देखिए सुनिए सर, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि हम अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करें, लेकिन जो आप तर्क दे रहे हैं ना सर, ये बहुत 20 साल पुराना तर्क है। आप मुझे बताइए, नहीं सुनिए बात पूरा सवाल सुन लीजिए। आप मुझे नाम लेके बताइए ना प्रोडक्ट का, ऐसे हवा में उदाहरण मत दीजिए। आप मुझे बताइए कि भारत में बना हुआ कौन सा मोबाइल फोन है जो मैं खरीदूं, मैं चाइनीज ना खरीदूं। आप उधर कूद गए जिस पर मैंने कूदने का अभी तय नहीं किया है। अच्छा, तो जिसमें आप कूदना चाहते हैं वो बता दीजिए फिर आप। नहीं, मैं बता दूं ना आपको। देखिए, अभी जो हमने सर देखिए, आप समझिए, कहते हैं संभव नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ ये संभव होगा। वो 3000 प्रोडक्ट जो है उसमें अधिकतर प्रोडक्ट है वो खिलौने हैं, वो टेपेस्ट्री आइटम है, वो फर्निशिंग फैब्रिक है, वो जूते हैं, गिफ्ट आर्टिकल है, शेविंग का सामान है, किचन के अंदर खंडेलवाल जी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ, खंडेलवाल जी आप एक बार सुन तो लीजिए पहले। देखिए, बायकॉट चाइना और स्वदेशी को अपनाने की मुहिम तभी सफल होगी जब हम घरेलू स्तर पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का सस्ता प्रोडक्ट दें, जो कि सच ये है कि इस समय अवेलेबल नहीं है। इसको स्वीकार कर लीजिए, है तो मैं क्यों लूंगा। आप मुझे बताइए कि कोई आदमी 60,000 रुपए का OnePlus 8 Pro आज क्यों खरीदेगा अगर उसको 20,000 रुपए कोई कार्बन जैसा मोबाइल या कोई कार्बन गलत नाम ले रहा हूं और कोई मोबाइल मिल जाए, ओनिडा का मोबाइल मिल जाए मुझे, है क्या? नहीं है ना। पॉइंट समझिए आप। हमको इस मुहिम को सफल बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, तो उसके लिए व्यापारी घरेलू उद्योगों को उस विषय पे ध्यान देना चाहिए जो अब तक हमारी प्रॉब्लम थी। सर रुकिए, अभी व्यापारी जी को शामिल कर लेते हैं ना, उनसे ही समझते हैं। सिद्धार्थ जैन जी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है सर आप लोग क्यों इतना चीन से माल खरीदते हैं, क्यों नहीं घरेलू उद्योग से खरीदते हैं? सर देखिए, सब कुछ बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैं अगेंस्ट इंडिया नहीं हूं, मैं एक सच्चा भारतवासी हूं। सर 100% इसमें कोई शक नहीं। तो आदमी कहीं से भी कर सकता है जी, तो इसलिए मेरी किसी भी बात को आप ये मत लेके चलिए कि मैं अगेंस्ट इंडिया हूं। नहीं बिल्कुल नहीं सर, अरे बिल्कुल नहीं, के बारे में बोल ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट्स की धारणा ये रहती है, सिद्धार्थ जी आप हिंदुस्तानी होकर चाइना को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? हम चाइना को प्रमोट नहीं करते, हम अपनी कंट्री को मजबूत कर रहे हैं जी। अभी मैंने मेरे से पहले 3-4 बहुत अच्छे स्पोक्समैन थे, सारे बड़े ही डिस्टिंग्विश्ड लोग थे, सबने बोला, सबकी बात से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, किसी ने हिंदुस्तान को रोका है सामान बनाने से पिछले 50 साल में? किसने रोका है हिंदुस्तान को मोबाइल बनाने से? हिंदुस्तान, हम 50 साल से क्या कर रहे थे? हमें चीन के सामान से एक नई इंकरेजमेंट मिली है बनाने की सामान। हमें यह नजर आया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें एग्जाम्पल मिला है। मैं 22 साल से चीन जा रहा हूं, उस समय 22 साल पहले की सिचुएशन में इंडिया में और आज की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। 22 साल पहले हम कुछ भी खरीद के लाते थे और इंडिया में डिमांड होती थी, और अब यकीन नहीं मानेंगे पिछले 2-3 साल से हमें इतनी कठिनाई हो रही है, और एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है, हम क्या लेके आए चाइना से, क्योंकि काफ़ी सामान इंडिया में बनना शुरू हो गया है। हम लोग कोई भी इंडियन सामान के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन खंडेलवाल जी को समझना पड़ेगा, उनके व्यापारी जो शिकायत करते हैं वो सामान ही गलत खरीदते हैं आपस के कंपटीशन में। आज हम भी व्यापार करते हैं, हम भी चाइना से सामान लेके आते हैं, हम अच्छी क्वालिटी का चाइना का सामान लाते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट को, जो एक अपर क्लास क्लाइंट है, उसको शिकायत नहीं होती। जब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर का काम करते हैं, हम कहते हैं सेम कुर्सी आपको 10,000 की भी मिलेगी, सेम कुर्सी 40,000 की भी मिलेगी। 40,000 की कुर्सी में इटालियन लेदर लगा होगा, 10,000 की कुर्सी में भगवान जाने अंदर क्या होगा, ये आपकी मर्जी, आपको क्या लेना है। लेकिन हमें शिकायत मत करना अगर आप 10,000 रुपए की कुर्सी लेते हैं, तो क्लाइंट हमारा, कस्टमर हमारा डिसाइड करता है उसको किस लेवल पे जाना है। जो व्यापारी है, जो व्यापारी दर्जा है, उनको सिर्फ कंपटीशन का पड़ा है हिंदुस्तान में, क्वालिटी नहीं देख के आते, क्योंकि उनको लगता है वो क्वालिटी लाने से महंगे हो जाएंगे और महंगे होने से कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 20 साल में चाइना इंपोर्ट की वजह से ही हिंदुस्तान की इंडस्ट्री खड़ी हुई है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ की फैक्ट्रियों में गए, वहाँ का सामान लाए और यहाँ की इंडस्ट्री को हमने ना चेतना दी, उनको लगा कोई रॉकेट साइंस नहीं जो चाइना में सामान बन रहा है। हमें उनकी फिनिशिंग देख के लगता है कि बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत मुश्किल होगा इसको बनाना। लेकिन जब ये सामान यहाँ आना शुरू हुआ, उसके बाद से काफ़ी व्यापारी ऐसे हुए जो पहले वहाँ से कोलैबोरेशन करके लाए, वहाँ से मशीन लाया और यहाँ बनाना शुरू कर दिया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत हम 20 साल की बात क्यों करते हैं, हम बात करते हैं पिछले 2 महीने की।
2 महीने पहले भारत सरकार ने KN95 मास्क कोरोना की वजह से ड्यूटी फ्री कर दिया और चाइना से कई लाखों पीस आए, कई लाखों करोड़ों पीस आए, ड्यूटी जीरो थी। लेकिन यहाँ के व्यापारियों को समझ में आया कि इसको बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है। चाइनीज फैक्ट्री वालों ने उत्साहित करा इंडिया के इंडस्ट्री वालों को। उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं कि हमारी सेल खराब हो जाएगी। उन्होंने अपना KN95 का प्लांट इंडियंस को दिया, बाई एयर भेजा, वहां से इंफॉर्मेशन भेजी कैसे असेंबल करना है और पिछले 1 महीने के अंदर KN95 मास्क इंडिया में बनना शुरू हो गया है। जो मास्क हम चाइना से 100 रुपए का लेके आते थे मार्च में, आज वही मास्क 30 रुपए का मैं खुद खरीद के एक्सपोर्ट करने की इच्छा रख रहा हूं। जैसे ही एक्सपोर्ट खुलेगा हम एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन किसी को रोकना, दरवाजे बंद करना सही नहीं है जी। उससे हमारी इंडस्ट्री रुक जाएगी, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। इंडियन ऑटोमोबाइल मेकर्स, महिंद्रा जैसे भी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी चाह रहे हैं कि एकदम बॉयकॉट नहीं हो, क्योंकि हजारों पुर्जों में से कुछ पुर्जे ऐसे हैं जो चाइना से उनके आ रहे हैं जी। और एकदम बॉयकॉट करने से हमारी इंडस्ट्री को हमें इफेक्ट पड़ जाए। हमें अपनी शुरू हुआ, फ्लाइट्स बंद हो गई। जी, हमें अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना है, इसमें कोई शक नहीं है। डिपेंडेंसी कम करना है और इस मुहिम को और मजबूती मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत महती हिमालयी प्रयास आपको करने पड़ेंगे। छोटे मोटे से काम नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा। फेज होता है एग्जैक्टली। मैं कुछ आंकड़े दे दूं। अभी खंडेलवाल जी ने कहा, मैं खंडेलवाल जी बताऊं आपको, मेरे पास आंकड़े हैं फरवरी के, कि फरवरी में कैसे हमारा इंपोर्ट बढ़ा। इसी बीती फरवरी में आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि हमको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। नंबर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं सर। हमारा जो टोटल इंपोर्ट हुआ है चाइना से वो 12% बढ़ा है YOY। सर सर सिद्धार्थ जी एक मिनट रुकिए, सेकंड राउंड के लिए रखिएगा। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो $3.3 बिलियन है। आप कह रहे हैं कि घट रहा है, कहां घट रहा है, और बढ़ रहा है। अब और देखिए, आप आंकड़े कैटेगरीज देखिए। मैं इस सवाल को तनेजा जी आपके पास लेके आ रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट, उसमें 45% हिस्सा है चाइनीज। छोटे आप बिजली की दुकान में पहुंच जाइए तो अगर आप ब्रांडेड सामान नहीं ले रहे हैं तो 90% माल वही भरा हुआ चाइनीज, क्योंकि वो सस्ता है तो इसलिए भरा हुआ है। मशीनरी में 32% इंपोर्ट हमारा वहां का है। फार्मा API जो बहुत इस समय जरूरी है, 70% वहां से आता है। फर्नीचर में 57% है। ऑर्गेनिक केमिकल में 38% है। ऑटो कंपोनेंट में 25% है। फर्टिलाइजर में 28%। तनेजा जी, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये भरोसा दिलाएं, आश्वस्त करें देश की जनता को कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरकार ने शुरू किए हैं, इसको मजबूती दी जाए, क्योंकि ये मेक इन इंडिया की ओरिजिनल थीम से मैच नहीं करता है। फिर आपको वो रिडिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपके स्टार्टअप इंडिया है, मैंने अभी आपको बताया कि 30 में से 18 जो यूनिकॉर्न बन गए हैं अब, वो यहाँ के पैसे से बने, चाइना के। तो थोड़ा सा फिर बड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको। तनेजा जी देखिए नीरज जी, हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो स्कीम लगाई है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई संकीर्ण नजरिया लेके चल रहे हैं। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हम तो बार बार कहते हैं पूरा विश्व हमारा घर है ना। ये हमारी सोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दरवाजे बंद कर रहे हैं या किसी के लिए दरवाजे ज्यादा, ऐसा नहीं है। हम अपने जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको मजबूत बनाएंगे, पूरी दुनिया को भेजेंगे, और अगर विदेशों से लाने की जरूरत होगी उसको भी लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने को गुफा में बंद करने की बात करें, ऐसा कतई नहीं है। चीन का आपने जिक्र किया, देखिए अगर आप देखिए ऊर्जा के अंदर देखिए, जितो हमारे यहाँ सोलर पावर जो है उसमें भारी बढ़ोतरी आई है जब से हम लोग सत्ता में आए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि 70% से ज्यादा जो सोलर पावर के इक्विपमेंट है वो तो चीन से आते हैं। 90% बिजली नहीं, मैं 70 बोल रहा हूँ, उनका जो पूरे आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असेंबल हो रहे हैं। अच्छा, और अगर आप ठीक उसी तरीके से, हमने बिजली का उत्पादन कितना कम था और आज हमने गांव बिजली ले गए। क्यों ले जा पाए? 3,80,000 मेगावाट का उत्पादन का, इसलिए क्योंकि हमने टरबाइन सब कुछ खरीदे और तमाम टरबाइन जो है, जो पावर जनरेटर्स है, वो चीन से आ रहे हैं। क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल को जितना हमने विस्तार करना था पुराने समय में 10 साल 20 साल पहले नहीं किया गया, तो लिहाजा चीन पर निर्भरता हमारी बढ़ गई। अच्छा, उसी हिसाब से आप क्रोसिन अगर आप खाते हैं तो आप एक सेरेडोन खाते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट आ रहे हैं वो तो चाइना से आ रहे हैं। राइट। अच्छा, लेकिन तो ये सारी चीजों को लेकर के सरकार को सब कुछ पता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब कोई फैसला जज्बाती नहीं होगा। कोई हमारा सिर्फ यह कोई, और हम अभी ये नहीं कह रहे कि चाइना कोई हमारा दुश्मन हो गया। जो चाइना ने किया वो गलत है, उसको हम वहां पे उसी पॉइंट पे जहां उन्होंने दरिंदगी दिखाई है हम उसको सजा देंगे वहीं पे। लेकिन साथ में हम दिमाग से काम लेंगे, हम जज्बात से काम नहीं लेंगे।
दिमाग से काम का मतलब यह है कि हमने चाइना के बराबर हमारी मिलिट्री पावर है आज की तारीख में, हम आर्थिक रूप से भी उसको मजबूत बनाएंगे। जो एरियाज है, मैं आपको बताऊं, आपको दीना जी याद होगा, ये पिछले 10 साल से ट्रेंड शुरू हुआ कि जहां तक कि दिवाली पे गणेश लक्ष्मी लेने जाओ वो भी चीन के बने होते थे। वो कम्युनिस्ट कंट्री, वो तो उनको मानते नहीं है। और चाइना से देखिए ये जी तनिया जी, अब जरा स्वदेशी जागरण मंच पर चलते हैं। देखिए ये देश के लोगों को भी सोचना है कि हमको देश को मजबूत करना है, बड़ा करना है, तो थोड़ा अपना ग्रीड, अपना लालच और अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करें। बड़ी कड़ी बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन लगे तो लगे, क्योंकि सच यही है। बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं, होली दिवाली इवन पिचकारियाँ तो मतलब मुझे लगता है भारत में बनने बंद हो गई होंगी। स्वदेशी जागरण मंच के अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, ये लड़ाई दो स्तर पर लड़ी जाएगी जो मुझे समझ में आ रही है। एक तो जो सरकारी स्तर पे, जो तनेजा जी भी व्याख्यान दे रहे थे, उद्योग पे सरकारी पे रोकेंगे, कम आएगा, एफडीआई नहीं लाने देंगे, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी फंसेगी आगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि एडीबी की तरफ से फंस सकती है, डब्ल्यूटीओ फंसाएगा, आप फ्री इकोनॉमी आप रोक नहीं सकते हैं। तीसरी चीज जो आएगी कि पब्लिक इसको डिसोन करे, पब्लिक अपनी तरफ से नकारे कि हम इस सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप लोगों की भूमिका बढ़ जाएगी। आप मुझे समझा दें कि ये सामान मैं नहीं खरीदूं, ये वाला खरीदूं, लेकिन उसके लिए शर्त फिर यही है खंडेलवाल जी, क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में चाहिए, आप लोग भी मुनाफा कम कमाइए थोड़ा। खंडेलवाल जी। देखिए, प्रश्न यहाँ पर मुनाफा कमाने का नहीं है। जब देश का व्यापारी उठ करके ये कहता है, मैंने अभी रुकिए खंडेलवाल जी, खंडेलवाल जी, अभी अनिल शर्मा जी का सवाल है, उस आपके पास आता हूं तो आप जवाब दीजिएगा ना। अभी अनिल शर्मा जी से पूछा मैंने। जी, अनिल शर्मा जी। हाँ, देखिए नीरज जी, पहले मैं जो आपने प्रोडक्ट की बात की, उससे पहले मैं एक आपको डेवलपमेंट और बताना चाहूंगा जो मुझे लगा शायद तनेजा जी उस बात को रखेंगे। देखिए, अभी इस पीरियड में, जब कोविड पीरियड में ये पूरी तरह से आइडेंटिफाई हुआ कि लगभग ऐसे 3000 आइटम ऐसे हैं जिन पर भारत को बहुत बुरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ा, जिसमें आपने दो नाम आपने भी उसमें लिए, एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट की आपने बात की। तो वो अब उस पर भारत सरकार ने एक पूरा वेल प्लान्ड, एक स्ट्रक्चर्ड, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बना लिया है। आपने भी सुना होगा, एपीआई के लिए एक स्कीम भारत सरकार ने शुरू की है, जिसको हम परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, पीएलआईस। जो पहले मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज की गई थी। इस तरह की 3-4 स्कीम अभी इमीडिएटली लॉन्च हो गई हैं। मतलब उसमें प्लानिंग की बात नहीं है, ऑलरेडी लॉन्च्ड। और उसमें एपीआई के लिए एनकरेज करना, उनके लिए पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारी स्कीम ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई। तो ये भी एक ऐसा बड़ा, जो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऐसा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है जिस पर हमें काम करना है। और वहां पर क्वालिटी का इशू तो था ही था, तो ये एक कॉस्ट का इशू था। उस कॉस्ट में क्या कारण था कि वहां की जो कॉस्टिंग है वो इतनी डिसेप्टिव है। सबसे पहले तो आप देखो कि चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं, चाइना की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मिलिट्री को लेकर हो या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिल्कुल कहीं तरह कोई पता नहीं लगता है कि वहां क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्चुअल क्या कितना लोन मिल रहा है, कौन उसको कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कोई चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है वहां पर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजें आइडेंटिफाई, स्वदेशी जागरण मंच ने खुद ने ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करके सरकार के काम की है कि जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप 4 या 5% का जो एक उनका एज है चाइनीज मैन्युफैक्चर का, उसको अगर आप यहाँ सपोर्ट दे दें तो हम इसको यहाँ मैन्युफैक्चर करने में हम इसकी यहाँ पर हो सकता है। देखिए, आपको याद हो पहले सारी फ्लोर टाइल्स, आपने एक दो नाम की बात की, फ्लोर टाइल्स की बात करें, चाइना से बेधड़क बिल्कुल आ रही थी, खत्म हो गया था सब चारों तरफ, किया ना। गुजरात में भी आ रही है, में अब नहीं आ रही है। नहीं अभी भी आ रही है, क्या बात करें, अभी भी आ रही है। ठीक है, मोरबी में प्रोडक्शन हो गया है बहुत, लेकिन अभी भी आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। अभी भी आप जेएनपीटी जाइए, आपको वहां पे कार्गो मिल जाएगा। और कुछ नहीं हुआ उसमें, बहुत बड़ा स्टेप नहीं था उसमें। यही हुआ कि कॉस्ट को हम कैसे
वहां तक ला सकें कि मैच कर सकें। क्वालिटी इश्यू नहीं है इतना बड़ा, मेन है कॉस्ट का। अब वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं उनके, अब जैसे आज टेलीकॉम के टेंडर है, अगर आप फ्रेंकली स्पीकिंग किसी भी एक टेंडर की बात देख लें, मुझे याद है हम लोगों ने BSNL का टेंडर एग्जामिन कर रहे थे, किसी तरह से हमें लॉजिकली समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सस्ता सामान दे कैसे पा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि उनकी सरकार ने ये इनको एक मैंडेट दिया था कि ये काम आपको लेना है, कॉस्ट भूल जाइए। तो ऐसे थोड़े काम। सर देखिए, ये जो सर सुनिए अनिल जी, ये जो बिजनेस लॉजिक्स हैं इसको आप नहीं जोड़ सकते कि वो इतना सस्ता दे रहे तो मैं भाई देखिए, एक समय के बाद कोई आदमी घाटे में धंधा नहीं चला सकता, ये तो तय है ना। फिर अगर वो वॉल्यूम पे बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, चवन्नी कमाएंगे वो, हम तो तय करके बैठेंगे हम 5 रुपए से कम प्रॉफिट में माल नहीं बेचेंगे, तो ये तो आपके बिजनेस एथॉस और एथिक्स की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं तो वही कह रहा हूं कि कंज्यूमर इज किंग, उसको जहां सस्ता अच्छा माल मिलेगा वहां जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी कि उसको मैं अपने देशभक्ति के हिसाब से उसको प्रेरित करूं, थोड़ा कम मुनाफा कमाऊं। यही बात तो मैंने पूछी थी खंडेलवाल जी से। छोटा जवाब खंडेलवाल जी, उसको मुझे ब्रेक लेना है। खंडेलवाल जी जी देखिए, मैं आप खालिद की बात कह रहा हूँ। हाँ। कि जब हमने पूरे देश में चाइना के बॉयकॉट के अभियान की शुरुआत की 10 जून को, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा था कि इस बाइकाट के कारण से हमारे व्यापारियों को नुकसान होगा। उसके बावजूद देश के व्यापारियों ने एक मत होकर के ये कहा। तो जो बात आप कह रहे हैं मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। हमने कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर में वो सारे बदलाव करने का ठान लिया है कि हम अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, हम अपने मार्जिन स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, और हम अपने प्रोडक्ट को, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग से ठीक रेट पे मिल जाता है तो हम ठीक रेट के ऊपर ही आगे देंगे। यदि हमें चाइना के उत्पादों को भगाना है और हिंदुस्तान के उत्पादों को भारत में स्थापित करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक से लौट के आएंगे तो सिद्धार्थ जी और अमित जी से चर्चा करेंगे, और थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम चर्चा ये बात की कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना है, अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करना है, और हमारा उसमें आम व्यक्ति का, आम शहरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। सरकार और उद्योग का तो होगा ही, लेकिन हमारा बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ जी और अनिल जी, आपके पास आता हूं मैं। छोटी बात ये, पहले सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूं मैं 2 खबर जानकारी के तौर पे अपने दर्शकों के बीच में बताता चलूं कि एक 2018 में ग्लैंड फार्मा को एक्वायर किया था $1.1 बिलियन में चाइनीज़ कंपनी ने। एक और इससे पहले 4-5 साल पहले क्वेश्चन हुआ, ये सब जानते होंगे आप लोग, लेकिन याद दिला रहा हूं मैं। हाइड्रो S&S करके एक कंपनी थी, उसको किंगफा ग्रुप ने पूरी तरह से एक्वायर किया, उसका नाम बदल के किंगफा साइंस कर दिया। 32% थर्मोप्लास्टिक मार्केट शेयर है उसका ऑटोमोबाइल में। आप सोचिए किस तरीके की उनकी स्ट्रेटजी है जो पिछले 5 साल चले। हमें इससे लड़ना है। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, इसके 2 पहलू है, एक तरफ लड़ना है और एक तरफ उसकी वजह से हमारे देश की तरक्की हो रही है। अगर कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रही है, फायदा किसको हो रहा है? क्या इंडियन इंडस्ट्री को फायदा नहीं हो रहा? क्या हमें सीखने को नहीं मिल रहा? क्या हमारा GDP इंप्रूव नहीं हो रहा? क्या हम वो आइटम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या हम हिंडोई कार इंडिया में बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या हमारे एक्सपोर्ट में काउंट नहीं हो रहा? मेरे से पहले सब लोग ये बोलते गए इंपोर्ट बढ़ गया। किसी ने ये बताया है कि इंडिया ने चाइना का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाया अभी तक? 16 बिलियन क्यों है अभी तक? हमने क्यों नहीं कोशिश करी एक्सपोर्ट बढ़ाने की? किसी की लाइन छोटी करने का मतलब होता है या तो मिटा दो या अपनी लाइन बड़ी कर दो, उसकी छोटी लगे। हम उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जाते? चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में आके प्रोडक्शन करे, उससे हमें नुकसान क्या हो रहा है बताइए आप? और आपका जो पॉइंट है, जो खंडेलवाल जी बार बार कहते हैं कि रोको सामान को रोको, इसका रीजन क्या था? इंडिया की इंडस्ट्री कुछ एक लोगों ने कंट्रोल कर रखी थी, कुछ ब्रांड नेम्स ने कंट्रोल कर रखी थी, नाम लेना उचित नहीं है। उससे क्या होता है, जो व्यापारी वर्ग है, सपोज मैं जब बिजनेस में आया 21 साल की उम्र में, मेरे पास काम नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर किस कंपनी का बनूं, पेंट का बनूं, लाइट का बनूं। तो हमें चाइना जाना पड़ता है वहां से सामान लाने के लिए, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत ही गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया में। फर्नीचर का आज तक भी कोई अच्छा ब्रांड मैन्युफैक्चर नहीं है यहाँ पर। अब आप कहते हैं अमेजॉन पे सारा सामान चाइनीज बिक रहा है 90%। अगर आज हम 90% सामान जो कंज्यूमर गुड्स परवीन जी कह रहे हैं इसको बंद कर दो, बैन कर दो, और अमेजॉन को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो अमेजॉन का जो मार्केट शेयर इंडिया में क्या फायदा होगा इंडियन गवर्नमेंट को? बताइए। उससे हमें प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? कोई भी आदमी 50 करोड़ की इंडस्ट्री, 100 करोड़ की इंडस्ट्री या स्टार्टअप की 50 लाख की इंडस्ट्री तभी लगाएगा जब उसको पता है मेरे पास मार्केट है। KN95 क्यों लगाया घर घर में लोगों ने? उनको पता था मार्केट है हमारे पास, उन्होंने प्लांट लगाया और उसी दिन उनका सामान बिकना शुरू हो गया। और अगर हमारे पास सामने
एग्जाम्पल नहीं होता कि चाइना से 1 करोड़ मास्क डेली आ रहे हैं, कौन हिम्मत करता मास्क बनाने की। 20 साल में मैंने एक ही बात देखी है, 90% सामान इंडिया में बनना शुरू हो गया है। हमारे बोलने से, हमारे रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एफडीआई गाइडलाइंस है, चाइनीज कंपनी हावी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो हमें डर किस बात का है? अगर चाइनीज कंपनी आ भी रही है तो विद इन एक फ्रेमवर्क आ रही है, विद इन एक एफडीआई गाइडलाइंस आ रही है। वो गाइडलाइन सोच समझ के हमारे प्लानिंग कमीशन ने बनाई है, तो हमें डर किस बात का है? प्लस चाइना का सामान आने से, चाइना का सामान बनने से यहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, रॉ मटेरियल का इनपुट्स मिलता है, पैकेजिंग इनपुट मिलता है। आज हमारे पास एक ढंग का कार्टन भी नहीं बनता हिंदुस्तान में। मैंने जब करियर शुरू करा, मैं सामान उठा के, सैंपल उठा के सऊदी अरेबिया गया। सिद्धार्थ जी, इसमें दिक्कत जानते हैं क्या है? अब आपकी बात बहुत सही है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, जिसकी वजह से पूरी चर्चा खड़ी हुई है कि बेशक वो जब मतलब बोलो मत, हल्ला मत मचाओ, अपने आप बड़े बनो ना, बड़े बनो, बनाओ। बिल्कुल, लाइन मिटाने से बेहतर कभी सेल्समैन नहीं आया सर। लाइन मिटाने से बेहतर लाइन बड़ी करना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर? आप किसी इंडस्ट्री को यहां लेके आए, उसको किसी भी फ्रेमवर्क में लेके आए, लेकिन वो यहां जब बड़ा होता है तो वो बहुत सारा पैसा बाहर ले जाता है, और वो एक सर नहीं, मैं बताता हूं चीजों का सर देखिए सेंटीमेंट भी जुड़े हैं प्रॉफिट्स की। सिद्धार्थ जी, यही तो इस पूरी डिबेट का मर्म है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चर का। सिद्धार्थ जी, मैं वही तो कह रहा हूं, इस पूरी डिबेट का जो मर्म है वो यही है कि हमको अपने को कैसे करना है। तो हमको एक तो इंडिविजुअल को करना है, इंडस्ट्री करना। मैं तो खुल के कह रहा हूं कि प्रॉफिटिंग थोड़ा कम करें, अच्छी क्वालिटी का सामान बेचे तो मैं ले लूंगा, मैं क्यों लूंगा दूसरा वो सामान? तो ये मल्टीप्रोज स्टडी में आएगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हम कहते हैं मेड इन इंडिया, क्या चाइनीज मशीन के बिना मेक इन इंडिया हो सर? वही तो करना है ना हमें। कैपिटल है क्या हमारा, हमें मिल रहा है, हमें उसी पे तो विजय प्राप्त करनी है। बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा? नहीं, सुनिए सिद्धार्थ जी, हमें इसी चीज को विन ओवर करना है। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि फलाने जी आके यहाँ पे बिजनेस करेंगे, क्या दिक्कत है, हमारे कानूनों के तहत बिजनेस दिक्कत कर रहे हैं, तो फिर तो हमें किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये अलग बात हो जाएगी ना, चाइनीज यहाँ पे आएंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा वहां ले जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर पर झगड़ा करेंगे। तनेजा जी, आप क्या इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नीरज जी, मैं सुन रहा हूं। देखिए नीरज जी, जितने भी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी भी जो बात, सबकी बातों में काफी हद तक सच्चाई है। कोई हमको जो फैसला है वो हम कोई जज्बाती फैसला लेंगे, हम गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। हमको बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, जिसको लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने को दुनिया से काट रहे हैं या चीन से भी कतई रूप से काट रहे हैं। वो हमको ये देखना है कि हम इस तरीके से, हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया को बनाना है कि हमारा जीडीपी कम ना हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स का विस्तार हो। और ये फैसले कभी जज्बाती नहीं होते। चाइना जो भी फैसला लेता है, उसने जो बॉर्डर किया वहां तक का, बहुत ही शैतान दिमाग से फैसला लेता है। मैं शैतान दिमाग बोल रहा हूं, वो ठंडे दिमाग से लेता है, और जहां शैतानी होती है शैतानी करता है, और जहां उसने जाके अपना हित देखना वो हित देखता है। हमको ये भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इन चीजों से। हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, सड़क पर सामान फेंक गया, 10 लोग उस पर कूद रहे हैं, ठीक है, आक्रोश दिखाइए, लेकिन जहां फैसले लेने हैं वो फैसले हमको बिल्कुल ठंडे दिमाग से लेने पड़ेंगे, और ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे अपने को मजबूत करें, और इस सारी जो चीजें हैं उससे हम एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में निकल करके आए। ये आवश्यक है। और साथ में ये भी जरूरत है कि खाली आकर के अगर हम इमोशंस और जज्बात करते रहेंगे और हम सोचेंगे उससे भारत महान हो जाएगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, ऐसा अर्थशास्त्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। वो देश जो कि ठंडे दिमाग से सोचता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, और जज्बातों से काम नहीं दिमाग से काम लेता है, वही आगे बढ़ता है। तनेजा जी, मैं जरा इनके पास जाना चाहता हूं, अमित जी के पास। लाइटर नोट में एक बात कह दूं, आपकी सरकार में मंत्री भी है, वो कह रहे हैं चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करा दो। नहीं, मेरा बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, इमोशनल वाली बात कर रहा हूं। 10 सेकंड नीरज जी, 10 सेकंड। हाँ। देखिए, प्रश्न इस बात का है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। कि जो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, उन्होंने अपने विचार रख दिया। हाँ। लेकिन तमाम हमारे देश के अंदर हमारे यहाँ लाखों लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करते हैं। हम चाइनीज चीज जो खाने हैं उनके तमाम चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन देश, अरे रामदास अठावले के विचार है सर, लोगों के थोड़ी है। रामदास अठावले, अरे ठीक है, वो व्यक्तिगत उनका विचार। देखिए, हर एक कोई हेडलाइन के लिए कर रहा है, जी ठीक है। लेकिन एक लाइन जोड़ दूं, हमारा ये है कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चाइना ने जो बॉर्डर पे किया है, हम उसका करारा जवाब कैसे दें। और हमारे जो सैनिक हैं, जो 20 सैनिक हमारे जिनकी जान गई, ऑफिसर्स की जान
गई है, उसको लेकर के हमारे जज्बात में जो उछाल है उसको हम कैसे करें, इस समय प्राथमिकता यह अमित भंडारी जी, आर्थिक महाशक्ति कैसे बनाए, हमारा इस पर फोकस। अमित भंडारी जी, थोड़ा सा ये समझाइए मुझे कि जो अभी हम लोगों ने बातचीत की, आपने अभी सुन रहे होंगे, बहुत सारे आंकड़े सामने आपके भी हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है, मुझे ये थोड़ा बताइए। देखिए, मुद्दा ये हो रहा है कि मतलब मुद्दा ये है कि हम चाइना ने जो काम किया है उसके लिए क्या हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसको डिलीवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब चाइना के साथ हमारा व्यापार बहुत ज्यादा है, हर चीज को रोकना या बंद करना संभव नहीं है और हमारे लिए भी उचित नहीं है, ये बहुत लोगों ने बात कही और मैं सहमत भी हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज की दुनिया में मैन्युफैक्चर्ड आइटम, अगर आप वैल्यू एड के हिसाब से देखें तो उतना मैन्युफैक्चर्ड आइटम की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है। विश्व की सबसे कीमती कंपनियां आज कौन सी हैं? फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में, और चाइना की सबसे कीमती कंपनियां हैं अलीबाबा और टेंसेंट। अलीबाबा ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता है जो कि हम अगर ना खरीदें तो हमारा काम ना चले, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो तो इंटरनेट कंपनी है। और अलीबाबा की क्या स्ट्रैटेजी है? हमने जो रिसर्च करी है उससे हमें यह दिखता है कि अलीबाबा और टेंसेंट, ये कंपनियों को चाइना में प्रोटेक्टेड मार्केट मिला जहां वो बहुत बड़ी हो गई, और अब वो स्टेट बैकिंग को लेकर इंडिया में आके स्टार्टअप्स खरीद रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का इंटरनेट मार्केट वैसे ही डोमिनेट करे जैसे कि वो चाइना का मार्केट डोमिनेट करती हैं। और इंडिया अगला बड़ा इंटरनेट मार्केट है। अगर हम इन कंपनियों को इंडिया के इंटरनेट मार्केट में इनका एक्सेस कम कर दें या बंद कर दें या रोक दें तो इन कंपनियों को ज्यादा नुकसान होगा, और ये तो चाइना की सबसे कीमती कंपनियां हैं। अगर आप किसी छोटे मैन्युफैक्चरर को नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ पे व्यापारियों को भी नुकसान होगा, शायद जनता को सामान ना मिले, बहुत सारे और मुद्दे हैं। अलीबाबा और टेंसेंट को अगर आप कुछ को नुकसान होगा, वो बात सीधे सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तक जाएगी। जी तो, अच्छा अमित जी, मेरा यही कहना होगा कि टारगेट डिसाइड कर ले और फिर उस टारगेट के पीछे जाए। तो अमित जी इसको करेंगे कैसे? टेंसेंट अच्छे टारगेट है, क्या करना चाहिए इसके लिए? आप कह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने को रोके, कैसे करें? रोक दें उनको एकदम, देखिए, या उनके इन्वेस्टमेंट को चेक कर दें? देखिए, रोक दें एकदम मतलब देखिए ऐसा है ना कि जैसे पंखे के रेगुलेटर में अलग अलग सेटिंग होती हैं, 0 से लेके फुल तक। तो हमारा रिस्पॉन्स भी रेगुलेटेड होना चाहिए। हो सकता है कि अगले बार जब वो, जैसे अलीबाबा की हिंदुस्तान में 12 या 13 इन्वेस्टमेंट है, टेंसेंट के भी ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट जी। और भारत में इसमें दो चीजें हैं, एक तो इनको आगे भी इन्वेस्टमेंट करने होंगे अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टरों में, और दूसरा जो इंडिया में इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर कंपनियां नुकसान करती हैं। ये एक अलग मुद्दा है जिसपे मैं, अगर आपके पास समय हो तो बाद में जाना चाहूंगा। तो ये जो कंपनियां, अगर ये जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इनमें से काफी पैसा लूज करती हैं, तो इनको हर 6 महीने, 1 साल या 2 साल में नई इक्विटी की जरूरत पड़ती है। ये इक्विटी फिर से अलीबाबा या टेंसेंट दोबारा लाएंगे किसी और रास्ते से। अगर आप बाल्टी में छेद है और आप नल बंद कर दें तो अपने आप ही बाल्टी खाली हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो अगर आप अलीबाबा को और पैसा ना लाने दें तो ये जो इन्वेस्टमेंट बचा है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है, ये मेरा सोचना है। जी अमित जी, इसमें एक सवाल है मेरा, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जैसे बाइजू है, फ्लिपकार्ट है, इसमें टेंसेंट है, ओला में टेंसेंट है, स्विगी में टेंसेंट है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने कर रखे हैं। तरीका यही होता है कि आप स्टार्टअप में ऐसे पैसे लगाते हैं, 4 बनते हैं, 96 मर जाते हैं। चूंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादातर, तो उसको चेक का तरीका क्या? अगर मान लीजिए आपने कहा ना बाल्टी में नल बंद कर दिए जो 6 से पानी नहीं निकलेगा, तो जो हमारे जो स्टार्टअप इंडिया के तहत इतना सारा बड़ा हमने बनाया है, जो हम नए नए रिसर्च करके या प्रयोग के तौर पे लड़के काम करते रहते हैं, उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा इससे ना, क्योंकि तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, $4 बिलियन लगा चुके हैं ये। जी देखिए, मैं आगे फिर से 2 बातें और कहूंगा। एक तो ये है कि कुछ नुकसान पहुंचेगा, लेकिन चाइनीज सिर्फ इकलौते इन्वेस्टर नहीं है भारत में। अगर आप देखेंगे, एक यहाँ पे 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि अगर आज मैं एक स्टार्टअप शुरू करता हूं और मुझे थोड़ा ज्यादा कैपिटल चाहिए, समझ लीजिए $10 करोड़ चाहिए हैं, तो उसके लिए मेरे पास कोई इंडियन इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में। तो पहले ये तो डिमांड हो गया कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो विद इन इंडिया नहीं मिलेगा स्टार्टअप को। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? इसके लिए 4-5 अलग अलग ग्रुप हैं। अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, सेकोया जैसा फंड है। अभी हमने देखा जियो प्लेटफॉर्म में काफी सारी अलग अलग कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। दूसरा जापान का सॉफ्ट बैंक है। तीसरी साउथ अफ्रीका की कंपनी है नेस्पर्स, और उसके अलावा फिर चाइनीज इन्वेस्टर्स, ये चौथा कैपिटल का सोर्स है। तो इनमें से हम एक ही सोर्स पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, पूरी तरह बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा कि हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर वेंचर कैपिटल फंड है चाइना का, जो सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन जो बड़ी कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, स्टार्टअप को, या जो कि उस बिजनेस को लेके कुछ आगे एक मोनोपोली बनाना चाहती है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। मतलब कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स एक तरह का अगर कहा जाए तो। जी तनेजा जी, ये सवाल मैं आपके पास लेना पड़ा। जो पॉइंट रखा अमित जी ने, बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है ये कि इंटेंट कैसे पता लगेगा कि अगर टेंसेंट आया, उसने 500 करोड़ रुपए डाले, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो स्विगी को बहुत बड़ा बनाना चाहता है या उसका एक छोटा इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़ा ट्रिकी है, उसको सरकार को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार के अंदर तमाम डिपार्टमेंट हैं, कुछ के नाम लोग आम जनता नहीं जानते, जहां पे क्लोजली ये चीजें मॉनिटर किया जाता है। एसडीएफसी का आपने देखा, जैसे ही पता लगा हम भी उसमें शामिल थे, तुरंत उसको रोक दिया गया, कानून बना दिया गया उसके लिए। और उसमें क्या गया, पड़ोसी देश, जिसमें तमाम देश शामिल हो गए, जिससे कि वो और किसी देश के माध्यम से भी ना आ सके। लेकिन नीरज जी, प्रश्न इस बात का है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद अपने को मजबूत करना है, मेक इन इंडिया को मजबूत करना है, हमको सेल्फ रिलायंट इंडिया को मजबूत करना है, हम खुद को, भारत को बहुत बड़ा निर्यातक देश बनाना है, या हम किसी देश को चोट पहुंचाना चाहते हैं? तनेजा जी, हमारा मकसद ये है। नहीं, तनेजा जी, देखिए ये बहुत सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है। हम क्यों हर दिन एक खबर पढ़ते हैं कि आज सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी? आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना उसको। पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप दूसरे के एक्सेस और फ्लो को भी रोकेंगे, नहीं, तब तो आपका काम बनेगा ना। आप एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं फिर? हाँ, नहीं, सुनिए नीरज जी, ये देखिए, जो जहां फैसले ड्यूटी कहां लगानी पड़ती है, कहां कम करनी पड़ती है, ये मैनूवरिंग होती है। ये मैनूवरिंग होती है, तो ये मैन्यूवरिंग जो 18 की लिस्ट है बड़े यूनिकॉर्न वाली, इसमें होगी क्या? एक सेकंड, ये जो मैनूवरिंग होती है, ये जब कूटनीतिक मैसेज चाइना को देने होते हैं तो ये करा जाता है। कई दफे ये 3 महीने के लिए किया जाता है, कई दफे इनको जिसको बोलना चाहिए हम इसको टूल की तरह यूज करें, डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज किया जाता है एक मैसेजिंग के लिए। जैसे हमने आरसेप में मना किया, वो एक मैसेज था कि जब तक चाइना वहां दादागिरी करेगा या उसका प्रभुत्व रहेगा, हम दूर रहेंगे। ये मैसेजिंग होती है। नहीं तो तनेजा जी सुनिए, ये जो अभी सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रही है, केवल एक मतलब मैन्यूवरिंग है कि कुछ 2-3 महीने के लिए किया जा रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, जो स्वदेशी जागरण मंच हमेशा कहता रहता है? ये क्या है, क्लियर कर दीजिए प्लीज। अब तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात है, हाँ, वो सारे के अंदर एक वो कॉम्बिनेशन है, उसमें चाइना को मैसेज भी है कि मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करना चाहते हैं, जिससे कि आप, हमारी डिपेंडेंस आप पे कम हो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए मैसेजिंग भी है, और साथ में अपने को भी मजबूत करना है। नहीं, हर चीज के अंदर। सर मैं फिर से क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूं, छोटा जवाब दीजिएगा। जो अभी कदम उठाया गया है कि बीएसएनएल एमटीएनएल 4G के लिए चाइनीज इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, हालांकि वो वैसे ही बहुत ही डेड टाइप की कंपनी, उनका धंधा ही नहीं बेचा तो क्या खरीदेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट आपने सिग्नलिंग का रद्द किया है, ऐसे और आगे आप करेंगे, तो ये केवल एक जेस्चर है कि चीन अगर अब सुधर गया तो हम रिस्ट्रिक्शन हटा लेंगे, या ये परमानेंट चलेगा? बल्कि उसका बड़े निर्यातक बन सके। हमको पता है ये लंबी यात्रा है, लेकिन तय करनी पड़ेगी, और पक्के इरादे के साथ इसको हम निकले हुए हैं, और इसको हम तय करेंगे। ये लॉन्ग टर्म वाला इरादा है। हर भारतीय जो चीज का प्रयोग करे, जहां तक संभव हो वो भारत में ही बनाई जाए। रॉकेट हम बना रहे हैं, चांद पे जाने वाला रॉकेट भारत में बनता है, तो गणेश लक्ष्मी से लेकर के छोटी छोटी चीजें नहीं। तनेजा जी, मैं माफी चाहूंगा, समय मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है शो का। देखिए, ये इस चर्चा को करने का मकसद ये था कि जो एक इस समय देश में एक उद्वेलित समाज है हमारा, जिसमें चल रहा है कि चाइनीज सामान का बायकॉट किया जाए और आत्मनिर्भर अपनी घरेलू इंडस्ट्री को किया जाए। इसके 2 पहलू हैं जो मैं आपको पहले बता चुका, दोबारा रिफ्रेश कर दे रहा हूं। एक जो सिस्टम की तरफ से होगा, जो 2-3 कंपनियों में अभी आपने देखा सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन जो बड़ा पार्ट है वो हमारे आपके, हमारी निजी जिंदगी पे असर डालेगा। क्या हम उतना ग्रीड छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाइनीज सामान के लिए पागलों की तरह नहीं भागेंगे कि OnePlus 8 Pro लॉन्च होगा तो मैं 10 सेकंड के अंदर 60,000 का मोबाइल खरीदूंगा? क्या ऐसा पागलपन हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या छोड़ना पड़ेगा आपको। देशभक्ति तभी दिखाएंगे, केवल ट्विटर पे देशभक्ति मत दिखाइए। जो इस तरह की चीजें होती उसको भी आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब आप सच्चे देशभक्त होंगे और ये मुहिम सफल होगी, और व्यापारी इसमें साथ दे ही रहे, जैसा कि खंडेलवाल जी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।